हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के अध्याय 4 ये देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का टॉपिक है। पाठ का नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यह पाठ उत्तर प्रदेश बोर्ड के साथ साथ यानी जो अभी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो हमारे भाई बहन किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि यह पार्ट 1 है। चलिए हम शुरू करते हैं। अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 है और अर्थशास्त्र की वीडियो है, जिसे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स। तो पहला आता है क्या? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित करना। वैश्वीकरण के द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं एवं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का संयोजन है। साथियों, ये देख सकते हैं बहुत सिंपल नोट्स है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। तो आप सभी लोग इस पर लाइक करें और कमेंट करें। तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है क्या? उदारीकरण। यह एग्जाम में हर बार पूछा जा रहा है, आप इसको जो है ध्यान से पढ़िए। क्या है कि उदारीकरण सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। उदारीकरण में वे सभी क्रियाएं शामिल हैं जिससे किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा बनने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों को समाप्त किया जाता है। अब निजीकरण क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को चरणबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र में बेचने। निजीकरण के अनेक लाभ हैं: बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बेहतर दक्षता, राजनीतिक हस्तक्षेपों का अभाव आदि। ये सब आता है क्या? निजीकरण में। चलिए अब आगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ 2004 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में 39,332 कंपनियां 2004 में कार्यरत थी। 2004 में, लेकिन अब तो और हो गई होंगी। इसके बाद क्या है? मुक्त व्यापार क्या है? जब दो देशों के बीच व्यापार बिना किसी प्रतिबंध के होता है तो उसे मुक्त व्यापार कहते हैं। इसके द्वारा देशों में आयात निर्यात के भेदभाव को समाप्त किया जाता है। अब आगे क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO, इसका यानी विश्व व्यापार संगठन WTO है। इसके बाद क्या है? इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। यह पूरे विश्व, वर्ल्ड माने विश्व होता है, में व्यापार के नियम बनाता है। इस संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड व्यापार की स्थापना की गई। चलो देखो अब आगे, नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है?
विदेशी व्यापार को उदार बनाना विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। नंबर 4, विकासशील देशों को व्यापार अवरोधक हटाने के लिए विवश करता है। नंबर 5, विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। अब आगे क्या है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या होती है। विश्व बैंक अपने सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता देने वाली अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संगठन की स्थापना 1944 में की गई थी। देख सकते हैं 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको जो है अध्ययन कर लेंगे। अब सेज क्या है, SEZ, किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना सेज कहलाता है। अब आगे क्या है, विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। ये कैसे होगा। अब नंबर 1, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहां, अब आगे नेक्स्ट, नज़दीक हो जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो तथा सरकारी नीतियां अनुकूल हो। नंबर 2, इनके द्वारा निवेश किए गए धन को विदेशी निवेश कहते हैं। और नंबर 3, कभी कभी इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती हैं। और नंबर 4, स्थानीय कंपनियों को अतिरिक्त निवेश के लिए धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रदान करती हैं। नंबर 5, कभी कभी स्थानीय कंपनियों को खरीद कर उत्पादन का प्रसार करती हैं। नंबर 6, छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर करती हैं, खास तौर के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खास तौर, तो अब खरीद कर उत्पादन करती हैं। अब यहाँ पर चलो ठीक है, छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर करती हैं, खास तौर से वस्त्र, जूते, चप्पल एवं खेल का सामान। यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आ गया वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। देख सकते हैं मैंने साफ साफ लिख दिया हूँ नोट्स, क्लास 10 सोशल साइंस। अब उसके बाद क्या है, नोट वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो आपका अध्याय है। फिर देखो उत्पादन पर नियंत्रण क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह संगठन होते हैं जो अपने देश की अपेक्षा एक से अधिक देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय निगम तथा राज्य विहीन कंपनी भी कहा जाता है, जैसे एयरबस समूह, कोको कोला, डेलायट इत्यादि। कोको कोला भी बहुत पता चलता है हर जगह, इसकी बिक्री बहुत है। और उसका बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करने के तरीके क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई की स्थापना करती हैं जो बाजार के निकट हो तथा जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो एवं अन्य उत्पादनों की उपलब्धता हो। यह कंपनियां, चला आगे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह कंपनियां सरकार की नीतियों पर भी नज़र रखती हैं जो नीतियां उनके हितों की देखभाल करें। नंबर 1, स्थानीय कंपनियों के साथ
संयुक्त रूप से उत्पादन करना। संयुक्त उत्पादन से स्थानीय कंपनी को अतिरिक्त निवेशक के धन तथा उत्पादन की नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। नवीनतम प्रौद्योगिकी भी प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। नंबर 3, छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देना। नंबर 4, स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी द्वारा आपूर्ति के लिए स्थानीय कंपनियों का इस्तेमाल करके और स्थानीय कंपनियों से निकट प्रतिस्पर्धा। चलिए यहाँ तक इसी अनुसार ले लीजिए। प्रतिस्पर्धा करके अथवा उन्हें खरीद कर बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूरस्थ स्थानों के उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही हैं, जिससे दूर स्थानों पर फैला उत्पादन परस्पर संबंधित हो रहा है। अब आगे क्या है, विदेश व्यापार कैसे बाजारों का एकीकरण करता है। नंबर 1, विदेश व्यापार उत्पादकों को अपने देश के बाजार से बाहर के बाजारों में पहुंचाने का अवसर प्रदान करता है। नंबर 2, खरीदारों के समक्ष दूसरे देश में उत्पादित वस्तुओं के आयात से विकल्पों का विस्तार होता है। नंबर 3, दो देशों के उत्पादक एक दूसरे से दूर होते हुए भी, चलिए यहाँ तक इस अनुसार ले लीजिए। दूर होते हुए भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जिससे दो बाजारों में एक ही वस्तु का मूल्य समान होने लगता है। अब वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या हैं। नंबर 1, प्रौद्योगिकी का विकास। नंबर 2, परिवहन में सुधार। नंबर 3, सूचना प्रौद्योगिकी। नंबर 4, दूरसंचार एवं संचार उपग्रह। नंबर 5, सरकार द्वारा अवरोधों की समाप्ति। नंबर 6, इंटरनेट। अब इतनी चीज़ें हैं, नोट कर लीजिए सब, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये बहुत महत्वपूर्ण है, अध्ययन कर लेना इसको। अब आगे क्या है, वैश्वीकरण का प्रभाव। नंबर 1, उपभोक्ता के लिए पहले से अधिक विकल्प उत्पादों की अब आगे उत्कृष्ट गुणवत्ता, कम कीमत तथा अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर। नंबर 2, नए रोजगार के अवसर के कारण देश को आर्थिक लाभ हुआ है एवं बेरोजगारी में कमी आई है। नंबर 3, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चा माल आपूर्ति कराने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्धि हुई। अब अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभरी हैं, जैसे टाटा मोटर्स, इंफोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स इत्यादि। नंबर 5, वैश्वीकरण ने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है। इसके कारण हमारे खाने पीने पहनावे में बदलाव आया है। चलिए नेक्स्ट, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए प्रयास। नंबर 1, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। नंबर 2, सरकार की नीतियाँ सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए। नंबर 3, सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। नेक्स्ट नंबर क्या है, नंबर 4, सरकार न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते कर सकती है। नंबर 5, समान हित वाले विकासशील देशों से गठबंधन कर सकती है। समान हित वाले विकासशील देशों से गठबंधन कर सकती है। चलिए अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, चलिए अब यहाँ तक था साथियों, पूरा हो गया। तो चलिए इसको फिर से देख लीजिए। क्या कर सर, नंबर
एक से चलो फिर बताता हूँ अध्ययन। देखो, नंबर 1, न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा। नंबर 2, सरकार की नीतियाँ सबको संरक्षण प्रदान करने वाली होनी चाहिए। नंबर 3, सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। नंबर 4, सरकार न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते कर सकती है। नंबर 5, समान हित वाले विकासशील देशों से गठबंधन कर सकती है। तो साथियों, अब ये पार्ट 1 हुआ पूरा। अब नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे क्वेश्चन आंसर का। तो वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि यह नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। अब इसमें सब पूरा कवर किया हुआ है। अब इसी का हम क्वेश्चन आंसर कैसे पूछ जाते हैं उसको जो है हम जल्द प्रोवाइड कराएंगे। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आप चाहे जैसे क्वेश्चन आए कर ले जाएंगे वैसे भी, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन आंसर का वीडियो अलग हम प्रोवाइड कराता हूँ आपको, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आप एग्ज़ाम में बैठे और अच्छे नंबर से पास हो जाएं। चलो, अब ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।